मॉड्यूल 1 खत्म का है, मॉड्यूल 2 पर आते हैं। मॉड्यूल 2 इज कंप्लीटली रिलेटेड टू आई थिंक सूफिज्म। तो सबसे पहले हम आते हैं, जैसे हमने आई थिंक ओवरऑल भक्ति ट्रेडिशंस के इग्निशन की बात की थी, उसके एवोल्यूशन की स्टडी की थी, उसके इंट्रोडक्शन को पढ़ा था, उसके ग्रोथ को पढ़ने की कोशिश की थी, वैसे ही हम लोग सूफिज्म पर आ जाते हैं। सवाल ये आता है सूफिज्म क्या था, सूफिज्म किस तरीके से इग्नाइट हुआ और सूफिज्म किस तरीके से ग्रो हुआ। अब फर्स्ट ऑफ ऑल आई थिंक प्राइमरी पॉइंट इज दैट कि आई थिंक इतना तो आप खुद समझ सकते हैं कि सूफिज्म की ग्रोथ तो चलो बाद में जैसे हुई वो हुई होगी, बट सूफिज्म इग्नाइट कैसे हुआ, सूफिज्म एवोल्यूट कैसे हुआ, इसका बेसिक लेवल का स्टडी आप जानते हैं। इस्लाम आया ड्यू टू इस्लाम ही हुआ होगा, अभी तक आप एज्यूम कर सकते हैं, बट आई थिंक नाउ वी विल गो इनटू द स्टडी ऑफ इट। इसमें काफी अरेबिक टर्म्स आएंगे आपके लिए, तो वो अरेबिक टर्म्स आपको हाईलाइट करने पड़ेंगे, क्योंकि नॉर्मली जो है बोर्ड्स के अंदर भी अगर इस पर कोई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है तो वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वैसे तो भक्ति मूवमेंट पे दे रहे हैं सिंस लास्ट 4 इयर्स और 5 इयर्स, बट आई थिंक इसमें से अगर किसी पर भी ऑब्जेक्टिव या आप कह सकते हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन सूफिज्म पे आता है तो उसके अंदर वो टेक्निकल टर्म्स जो है जिनको हम अरेबिक लैंग्वेज के टर्म्स बोल सकते हैं वो मेंशन करने बहुत जरूरी होते हैं, बिकॉज विदाउट मेंशनिंग देम आपको उस क्वेश्चन का पूरा स्कोर अटेन नहीं होता, देयरफॉर उन टर्म्स पर ध्यान देना पड़ेगा आपको। तो आई थिंक द ग्रोथ ऑफ सूफिज्म पे आते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे हु वर द सूफी। Who were the Sufis? First point. In early centuries, a group of religious people who started to protest against the caliphate as a religious and a political institution for Islam. देखिए भाई, नॉर्मली हम इस्लाम के अंदर सूफीज असल में उन लोगों को नाम देने की कोशिश करते हैं जो एक तरीके से आत्मिक रूप से संत, बस वो सूफीज एक अरेबिक टर्म है और आई थिंक संत एक जो है सनातन टर्म है। तो हम सनातन वर्ड जिसको संत बुलाते हैं, इस्लामिक इस तरह के लोगों को हम सूफी कह देते हैं। अब आप कहोगे यानी कि वो लोग किस तरह के थे सर, उनकी आइडियोलॉजी क्या थी? भाई इन अर्ली सेंचुरीज मतलब आई थिंक आप कह सकते हैं इस्लाम की शुरुआत के बाद जो शुरुआती आई थिंक कह सकते हैं कि सेंचुरीज थी, स्टार्टिंग सेंचुरीज थी आफ्टर द एवोल्यूशन ऑफ इस्लाम फ्रॉम सऊदी अरब। उसके बाद कुछ धार्मिक लोग ऐसे थे या कुछ रिलीजियस लोगों का अपने अपने ग्रुप्स इस तरह के थे जो आई थिंक एक कैलिफेट सिस्टम को अपोज करते थे, यानी कि वो इस बात को मानने से इनकार करते थे कि मुसलमानों के सभी मुल्कों का कोई अब बादशाह होना चाहिए, मुसलमानों के सभी मुल्कों का एक शहनशाह होना चाहिए। क्योंकि मैंने आई थिंक यस्टरडे आई टोल्ड यू या डे बिफोर यस्टरडे आल्सो आई टोल्ड यू दैट देयर वाज अ कैलिफेट सिस्टम इन द इस्लामिक रिजाइम। और इस्लाम रिजाइम में एक कॉन्सेप्ट था कि चाहे मुल्क अलग अलग हो, लेकिन वो जितने भी मुल्क हैं, आज 60 मुल्क हैं, 50 मुल्क हैं, 55 मुल्क हैं, 70 मुल्क हैं, जितने भी मुल्क हैं, सबकी अपनी अपनी गवर्नमेंट हो सकती है, सबके अपने अपने रूलर्स हो सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट ओवरऑल सभी के सभी इस्लामिक नेशंस का एक खलीफा होगा, जिस खलीफा के कहने पर पूरे इस्लामिक नेशंस जो है अपने आप को मूव करेंगे, रेगुलेट करेंगे, पॉलिसीज बनाएंगे, पॉलिसीज तोड़ेंगे, पॉलिसीज चेंज करेंगे, पॉलिसीज मोटिवेट करेंगे। उस सिस्टम के खिलाफ ये लोग थे, क्योंकि इनका मानना था कि ये एक तरीके से दुनिया को डराने की साजिश है इस्लाम की, कि वो अपने आप को एक ग्रुप के अंदर रखना चाहते हैं, अपने आप को हमेशा एक तरीके से एक्यूमुलेटेड वे में रखना चाहते हैं, और एक तरीके से खुदा का कॉन्सेप्ट, अल्लाह का कॉन्सेप्ट, जो जिम्मी का कॉन्सेप्ट इस्लाम लेके आया है, उसको पूरी दुनिया पर लागू करने का इनका मोटिवेशन है। इसलिए पूरी दुनिया को अपनी स्ट्रेंथ दिखाने में ज्यादा बिलीव इस्लाम करता है, ये इन लोगों का मानना था। अकॉर्डिंग टू दीज पीपल, दैट्स व्हाई उनको कैलिफेट सिस्टम से प्रॉब्लम थी, और इसीलिए वो चाहते, ये नहीं चाहते थे कि इस्लाम को रिलीजियसली और पॉलिटिकली ट्रीट किया जाए, और उनको इसी बात से प्रॉब्लम थी कि ये कैलिफेट सिस्टम के अंदर इस्लाम को पॉलिटिकली एक इंस्टीट्यूशन की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। दैट्स व्हाई दे वर कंप्लीट अगेंस्ट दिस सिस्टम ऑफ कैलिफेट, कि कैलिफेट सिस्टम नहीं होना चाहिए, खलीफाओं का सिस्टम नहीं होना चाहिए। ये खलीफा क्या होता है और क्यों होता है? हर मुल्क की अपनी संस्कृति होती है, हर मुल्क का अपना कल्चर होता है, हर मुल्क के अपने नॉर्म्स होते हैं। जब हर मुल्क के अपने नॉर्म्स, कल्चर और संस्कृति होती है भाई, तो हर मुल्क के ऊपर एक खलीफा कैसे बैठ सकता है? There are 60 Islamic nations and over 60 Islamic nations. How can a single caliphate sit upon and after that he can regulate the policy? नहीं हो सकता। तो इसलिए इस तरह के लोग जिन्होंने अपोज किया उस व्यवस्था का, उस सिस्टम का, उस तरह के लोगों को आपने क्या नाम दिया? सूफीज। नाउ कमिंग ऑन टू सेकंड पॉइंट,
क्रिटिकल ऑफ डॉगमेटिक एंड स्कॉलिस्टिक मेथड्स टू इंटरप्रेट द कुरान बाय थियोलॉजियंस, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दूसरी बात, ऑब्वियसली जिन्होंने इस्लाम के पॉलिटिसाइजेशन का प्रोटेस्ट किया, ऑब्वियसली वो उस हर चीज का प्रोटेस्ट करेंगे जो इस्लाम के अंदर जबरदस्ती ऐसी इस मोटिव से लगाई गई होगी जिससे किसी का एक्सप्लॉयटेशन। तो ऑब्वियसली ये सूफीज वो भी लोग थे जिन्होंने इस्लाम धर्म के अंदर उन सभी तरह के मेथड्स, उन सभी तरह के रीति रिवाजों और उन सभी तरह के सुपरस्टिशंस और उन सभी तरह के, आप कह सकते हैं कि स्टीरियोटाइप्स का विरोध किया और को प्रोटेस्ट किया, जो इनके अकॉर्डिंग इन्हें लगता था कि कुरान गलत डायरेक्शन में लेके आता, यानी कि अकॉर्डिंग टू द सूफीज दे वर completely against dogmatic and statistic and superstitious all types of, I think आप कहते हैं कि भाई सुपरस्टिशंस, मैंने कह दिया आपको सुपरस्टिशन, ऑल टाइप्स ऑफ किसी भी तरह के, आप कह सकते हैं कि जो हिंदी में, अभी मैंने आपको इंग्लिश वर्ड बोला था, हिंदी में आप उसको कह सकते हैं पूर्वाग्रह, कि भाई किसी भी तरह के स्टीरियोटाइप्स के वो खिलाफ थे। तो आई थिंक उन्होंने सिंपल ये बात बोल रखी थी दैट इस्लाम के अंदर जितनी भी चीजें ऐसी हैं जो कुरान को गलत रोशनी में लेके आती हैं, वी आर अगेंस्ट इट। और इसीलिए वो उन चीजों के प्रति अवेयरनेस भी लेकर आते थे पूरी दुनिया में। उनका काम था that Islam which is being shown by these political people, Islam which is being shown by these social so-called ठेकेदार्स of Islam, that is not Islam. That is not Islam which is to be run by Quran, because Quran is also interpreted by all these people in their own way. तो सूफीज ने इसीलिए जो है इस बात का विरोध किया कि कुरान को सारे थियोलॉजियन बिलोंगिंग टू डिफरेंट डिफरेंट टेरिटरीज ऑफ इस्लाम अपने अपने तरीके से इंटरप्रेट कर रहे हैं, और इंटरप्रेट करके अपने अपने तरीके से वो इस्लाम को पॉलिटिसाइज, रिलीजियसाइज और मोनोपोलाइज कर रहे हैं। तो वो उसके खिलाफ थे, जिसमें कि वो इस्तेमाल किस चीज का कर रहे हैं, सुपरस्टिशंस का कर रहे हैं, ठीक है, पूर्वाग्रहों का कर रहे हैं, स्टीरियोटाइप्स का कर रहे हैं, ऑल डॉगमेटिक ट्रेडिशंस, ऑल स्कोलास्टिक मेथड्स, और सो कॉल्ड अप्लाई इस तरीके से कर रहे हैं जैसे कि ये नहीं करोगे तो अल्लाह तुम्हें माफ नहीं करेगा, लाइक दैट। थर्ड पॉइंट, believed on attaining salvation through true devotion and love for God by following his commands and Prophet Muhammad as a perfect human being. तीसरा, इन लोगों का ये मानना था कि किसी भी तरीके से आपको मोक्ष नहीं मिल सकता, किसी भी तरीके से आप स्वर्ग में, या आप कह सकते हैं सो कॉल्ड जन्नत में नहीं जा सकते। जन्नत, स्वर्ग, मोक्ष, इन तीनों का रास्ता एक ही है कि आप ऊपर वाले को सच्चे दिल से प्यार करो, ऊपर वाले की श्रद्धा में सच्चे दिल से अपने फूल अर्पित करो, और वो तभी आप कर सकते हैं जब आप सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के कमांड्स मानो, अल्लाह के अलावा आप किसी के कमांड्स को मत मानो। और अल्लाह के अलावा इस पूरी पृथ्वी पर, इस पूरी दुनिया में, इस पूरी धरती में, इस पूरी धरती पर सिर्फ एक इंसान को परफेक्ट ह्यूमन बीइंग मानो, दैट इज प्रॉफिट मोहम्मद। ये सूफियों का कहना था दैट इफ यू कंसिडर गॉड as your true devotional figure, if you consider God as your truest love, along with if you consider Prophet Muhammad as the most perfect human being, तो I think काफी है। यानी कि वही वाली बात है, भगवान अल्लाह और अल्लाह का बेटा प्रॉफिट, यानी कि अल्लाह और अल्लाह के बेटे प्रॉफिट मोहम्मद साहब को मानो, इसके अलावा आप किसी को मत मानो। इन दोनों को अगर आप मानोगे और इन दोनों में अगर आपने जीवन की श्रद्धा निर्वृत्त कर दी, तो आई थिंक यू विल अटेन सैल्वेशन। और अगर आपने इन दोनों के अलावा किसी को पूजा, इन दोनों के अलावा अगर आपने किसी को माना, तो आई थिंक यू कैन नॉट अटेन द पाथ ऑफ सैल्वेशन, यू विल बी फार फार फ्रॉम इट। नेक्स्ट पॉइंट, दे sought to interpret the Quran of their personal experience। साथ में उन्होंने कुरान को वैसे समझाया जैसा उनका कुरान के साथ अपना एक्सपीरियंस रहा। यानी कि सूफियों ने कुरान को रॉन्ग इंटरप्रेट नहीं किया या प्लस इंटरप्रेट नहीं किया, इस पर तो मैं कोई टिप्पणी करूंगा नहीं, क्योंकि बुक के अंदर इतना नहीं दे रखा। आउट ऑफ द बुक जाकर तो पूरी बुक ही बदल जाती। तो विद इन द बुक अगर हम रह के बात करें तो सिंपल वर्ड्स में हमें यह समझ में आता है कि सूफियों ने कुरान को समझाने की कोशिश की लोगों को उस तरीके से जिस तरीके से उन्होंने खुद कुरान को समझा था। अब सूफियों की कई कम्युनिटीज थी, सारी कम्युनिटीज को डिटेल में तो इस चैप्टर में आपको नहीं किया जा सकता, बिकॉज उस पर तो एनसाइक्लोपीडिया बन जाए तो छोटा पड़ जाए। बट स्टिल हम पहली कम्युनिटी पर अटैक कर सकते हैं। फर्स्ट कम्युनिटी वाज खानकाहस एंड सिलसिलास, ठीक है ना।
अब ये क्या थे क्या नहीं देख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल खानकाहाज, कुंवर खानकाहाज, व्हाट वर खानकाहाज या व्हाट वाज खानकाहाज, क्या था ये? आर्किटेक्चर था या आप कह सकते हैं कोई सूफी कम्युनिटी थी या कोई सूफी ग्रुप था, क्या था? जो भी है पता कर लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट, 11th century Sufism evolved as a body of literates on Quranic studies and Sufi practices executing a movement. ध्यान से सुनिएगा, सिंपल सी बात है। आई थिंक आपको अच्छी तरह पता है 4th-5th सेंचुरी से भक्ति मूवमेंट चल रहा था। 6th सेंचुरी के आसपास से वो मूवमेंट आई थिंक आप कह सकते हैं एक्सेल में आया था। आफ्टर दैट उसके 500-600 साल तक भक्ति ट्रेडिशन ही चले विद इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट। 11th सेंचुरी से सूफीज्म भारत में आया। भारतीय उपमहाद्वीप इंडियन सब कॉन्टिनेंट में सूफीज्म 11th सेंचुरी के नियर बाय इवॉल्व हुआ। और इसको इवॉल्व किसने किया? इसको इवॉल्व एक बॉडी ने किया, जिस बॉडी के अंदर कई लिटरेट्स थे जो कुरानिक स्टडीज के बेसिस पर और अपनी खुद की कुरानिक बेसिस, मतलब कुरानिक स्टडीज प्लस सेल्फ एक्सपीरियंसेस बेस्ड ऑन देयर कुरानिक स्टडीज, जिनको हम सूफी कहते थे, उन्होंने उस मूवमेंट को स्टार्ट किया था। यानी कि सिंपल बात है, 11वीं शताब्दी के अंदर, 11वीं सेंचुरी के अंदर, 11वीं आई थिंक कह सकते हैं कि वही शताब्दी यानी कि सेंचुरी के अंदर सूफीज्म एक नया मूवमेंट इवॉल्व हुआ था। और सूफीज्म किसके द्वारा इवॉल्व हुआ था? एक बॉडी के द्वारा इवॉल्व हुआ था, जिस बॉडी के अंदर कुछ पढ़े लिखे ऐसे लोग थे जो कुरान की स्टडीज के बेसिस पर और अपनी खुद के द्वारा किए गए एक्सपीरियंसेस के बेसिस पर जो सूफी प्रैक्टिसेस उन्होंने लगाई थी, बनाई थी, उसके बेसिस पर उन्होंने एक मूवमेंट स्टार्ट किया था। तो आई थिंक सिंपल बात है, सूफीज्म सूफियों के द्वारा स्टार्ट किया गया और इस वजह से एक मूवमेंट स्टार्ट हो गया जिसको हम सूफी मूवमेंट कहते हैं। सेकंड पॉइंट, फॉर विच दे ऑर्गेनाइज्ड कम्युनिटीज एज खानकाहा पर्शियन कंट्रोल्ड बाय अ मास्टर नोन एज शेख। अब उसके लिए उन्होंने क्या है, उन्होंने अलग अलग रीजन्स में सूफी मूवमेंट को प्रोपेगेट करने के लिए, सूफी मूवमेंट को प्रीच करने के लिए, सूफी मूवमेंट का रियल मोटिव सभी जगह तक जाए, सभी लोगों तक जाए और इस्लाम ज्यादा से ज्यादा दुनिया में फैले इन आर स्टाइल, इन सूफी स्टाइल। तो इस्लाम को सूफी स्टाइल में प्रोपेगेट करने के लिए सूफियों ने कुछ ऑर्गेनाइज्ड कम्युनिटीज बनाई। कहाँ बनाई? हर जगह बनाई जहां जहां उनको इस्लाम प्रोपेगेट करना था। उन ऑर्गेनाइज्ड कम्युनिटीज को हम खानकाहा कह सकते हैं। अंडरस्टूड? और खानकाहा एक पर्शियन वर्ड। इस खानकाहा को कंट्रोल कौन करता था? इन कम्युनिटीज को कंट्रोल कौन करता था? इन कम्युनिटीज को, जैसे कि भाई सर्कस को कंट्रोल करने के लिए एक रिंग मास्टर होता है, उसी प्रकार से इन कम्युनिटीज का भी एक कंट्रोलर बनाया जाता था। उस कंट्रोलर को हम मास्टर कह सकते हैं और अरेबिक वर्ड में उसको शेख वर्ड बोल सकते हैं। यानी कि इन खानकाहा को या इन खानकाहा को शेख साहब थे जो इनको कंट्रोल करते थे। एक शेख साहब होते थे जो इनको कंट्रोल करते थे। उसके बाद पीर और मुर्शिद, ये तीनों पर्शियन वर्ड है। यानी कि शेख तो अरेबिक वर्ड है और पीर और मुर्शिद पर्शियन वर्ड है। यानी कि आप अरेबिक में जो जिसको शेख बोलेंगे, पर्शियन में आप उनको पीर और मुर्शिद कह सकते हैं। तो आई थिंक आप कह सकते हैं ये क्या करते थे? कंट्रोल करते थे किसको? खानकाहा को। अब आप कहोगे कैसे कैसे? मास्टर किसको बोलते थे? तो देखिए, मास्टर तो एक ही होता था जिसको हम शेख बोल रहे हैं इन अरेबिक टर्म। उसके बाद दूसरी पोस्ट आ जाती है पीर और मुर्शिद। पीर और मुर्शिद ये पर्शियन वर्ड्स हैं। ये जो दो पोस्ट होती थी, या एक पोस्ट मानो आप, जो दो अलग अलग प्रोनाउंसिएशन से हम प्रोनाउंस कर रहे हैं, पीर और मुर्शिद। तो पीर और मुर्शिद पर बैठे हुए जो लोग होते थे, उनका काम क्या होता था? Who controlled the followers and appointed a successor for establishing rules of spiritual conduct and communication between inmates along with lay persons and the master। ध्यान से सुनिएगा, मास्टर ऊपर बैठा है, मास्टर के बाद ये पोस्ट आती है। अब आप समझ सकते हैं, मास्टर, फिर ये पोस्ट, फिर नीचे ले पर्सन आ जाते हैं, ले पर्सन के नीचे फॉलोवर्स आ जाते हैं। यानी कि वी कैन से दैट पीर और मुर्शिद जो होते थे वो असल में शेख और अपने नीचे के जो लोग होते थे, ले पर्सन अलोंग विद द फॉलोवर्स, उनके बीच का मीडियम होते थे उनको कनेक्ट कराने के लिए। जैसे कि आप देख सकते हैं कि पीर और मुर्शिद करते क्या थे? जो भी इस्लाम का फॉलोवर बनता था या जो भी इस्लाम का फॉलोवर होता था, उनको एनरोल करने का काम पीर और मुर्शिद करते थे कि भाई आपको इस्लाम में आना है, ओके, यू आर मोस्ट वेलकम। उनका एक तरीके से, जैसे आप जाते हैं, सपोजिंगली इफ यू आर गिविंग एन एग्जांपल ऑफ क्लास 12, तो आपको जो है सीबीएसई का एनरोलमेंट फॉर्म भरना पड़ेगा कि भाई सीबीएसई में आप एनरोल्ड हैं, अब आप सीबीएसई के अंदर आ चुके हैं, नाउ यू कैन आई थिंक परफॉर्म एन एग्जामिनेशन ऑफ क्लास 12 थ्रू सीबीएसई। वही चीज यहाँ होती थी।
एनरोलमेंट कौन कराता था भाई इस्लाम के लिए? पीर और मुर्शिद साहब कराते थे, ठीक है। और यही पीर और मुर्शिद सभी रीजन्स के आपस में मिलते थे, ग्रुप में बैठते थे, डिस्कस करते थे, और डिस्कस करके अपने इस्लामिक पूरे के पूरे रिजाइम का एक सक्सेसर सेलेक्ट करते थे, जिसको ये वर्ड देते थे खलीफा। अंडरस्टूड? और फिर इसी खलीफा को क्यों अपॉइंट करते थे कि ये खलीफा जो हम अपॉइंट कर रहे हैं, यही खलीफा डिसाइड करेगा कि रूल्स क्या होने चाहिए, जिन रूल्स के बेसिस पर पूरी इस्लामिक रिजाइम रन करे। बस फर्क ये था कि ये चाहते थे कि जो हमारा खलीफा हो वो स्पिरिचुअली कंडक्टिव। अंडरस्टूड? साथ में वो ये भी चाहते थे कि उस खलीफा के मीडियम से पूरी एक इस्लामिक रिजाइम इस्लाम को स्पिरिचुअली मोटिवेट करे, सूफी स्टाइल में इस्लाम आगे बढ़े। अंडरस्टूड? तो ये काम हो गया। तो इस तरीके से हमें समझ में आ सकता है कि आई थिंक खानकाह कम्युनिटीज के अंदर जो शेख मास्टर होते थे और पीर और मुर्शिद जो असल में एनरोलर्स होते थे ऑफ द फॉलोअर्स, एंड आल्सो दे यूज्ड टू, आप कह सकते हैं, अपॉइंट सक्सेसर खलीफा, जिसका काम होता था रूल्स को स्टैब्लिश करना, जिससे कि सभी इस्लामिक फॉलोअर्स स्पिरिचुअली इस्लाम को फॉलो करें, उनका कंडक्ट स्पिरिचुअली करेक्ट हो। और साथ में इसी खलीफा की जिम्मेदारी होती थी, क्योंकि यही पीरों और मुर्शिदों के द्वारा सेलेक्ट होता था, कि वो सबके कम्युनिकेशन को सही रूप से बनाए रखे। इनका कम्युनिकेशन ऑब्वियसली जो इस्लाम को, पूरे सूफी मूवमेंट को, पूरे सूफी इस्लाम को इंटरनली कोऑर्डिनेट कर रहे हैं पोस्ट पर बैठे हुए लोग, उनके बीच में भी इनका कनेक्शन फेयर एंड क्लियर चलता रहे, ये खलीफा का काम होता था। अलॉन्ग विद सब पोस्ट पर बैठे हुए लोग, चाहे वो खानका के हो कि शेख साहब, चाहे पीर और मुर्शिद जी हो, चाहे खलीफा खुद हो, वो आपस के सभी इनमेट्स के कनेक्शन को भी जो है प्रॉपर तरीके से करेक्टिव वे में रखना उनका काम था। सेकंड मोटिव उनका ये था कि विद इन द हायरार्की जो इस्लाम को बना के इस्लाम को आगे एग्जीक्यूट कर रहे हैं इन सूफी स्टाइल, उनका कनेक्शन उनके ले पर्सन्स और उनके फॉलोअर्स के साथ भी रहे। ले पर्सन्स वो जो एक्चुअली गाइडर्स होते हैं, जो पीर और मुर्शिदों के कहने पर जगह जगह जाकर इस्लाम प्रोपेगेट करते थे, वो ले पर्सन्स होते थे। और जब उन ले पर्सन्स के प्रोपेगेशन से कोई फॉलो करने के लिए इस्लाम को आ जाता था, तो वो फॉलोअर्स होते। तो आई थिंक इन शेख, पीर और मुर्शिद, खलीफा, ले पर्सन, सन, आप कह सकते हैं फॉलोअर्स, एंड अलोंग विद द मास्टर। तो कुल मिला के सबसे की पॉइंट कौन है? ऊपर बैठा हुआ मास्टर, जिसको हम शेख कहते हैं। और सेकंड की पॉइंट कौन है? ले पर्सन, क्योंकि ये ले पर्सन ही अपने नीचे जो असल में इस्लाम को इस्लाम बनाते हैं, जो असल में पूरे रिलीजन को आई थिंक एक तरीके से पूरा पिलर बनाते हैं, फॉलोवर्स। उन फॉलोवर्स का कनेक्शन शेख के साथ बनाए रखने में कौन सबसे अहम रोल निभाते थे? यही निभाते थे। एंड आई थिंक फॉर टुडे आई थिंक इट इज कंप्लीट। खानकाह कंप्लीट हो चुका है, सिलसिला आज हम कल स्टार्ट कर लेंगे। इफ यू हैव एनी डाउट, आई थिंक काइंडली कम ऑन टू द स्क्रीन एंड यू कैन आस्क इट अपॉन। कम ऑन टू द स्क्रीन।